नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब कल यूरोप में थे और यूरोप में जाकर वहीं के देशों को बहुत से मुद्दों के ऊपर करारा जवाब दिया गया है। जैसे कि भारत चाइना का मुद्दा हो गया, या फिर रिसेंटली भारत ने जो वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था, गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको लेकर कुछ बोला है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो दिल्ली और मॉस्को के बीच में ऑयल ट्रेड हो रहा है, इसको लेकर भी काफी कुछ बोला गया है जयशंकर साहब के द्वारा। ये आप देख सकते हो, जयशंकर कॉल्स आउट यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम माइंडसेट होल्ड्स इंडियाज ग्राउंड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब आपको कल के द्वारा जो यूरोप के अंदर बोला गया है जयशंकर साहब के द्वारा, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसी की चर्चा मैं करूंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल जो है स्टडी आईक्यू के द्वारा 5 जून को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले जो भी कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, वो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर जितने फीचर्स हैं, सैम्पल वीडियोज़ हैं, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है अभी। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, वो यूरोप गए हुए हैं। यूरोप में भी 2 देश के दौरे पर हैं। 2 देश जो है स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। 4 दिन का पूरा दौरा है। अगेन इस मैप में आप देख पाओगे, ये है आपका चेक रिपब्लिक और ये है आपका स्लोवाकिया। 4 दिन का पूरा दौरा है और यहीं पर क्या हो रहा था कि ग्लोब सेट 2022 ब्राटिस्लावा फोरम, यहां पर उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे और इसी के दौरान उनके द्वारा कुछ जवाब दिया गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भारत के ऊपर बार बार जो क्रिटिसिज्म हो रहा है रशियन ऑयल खरीदने का, ये पूरी तरह से गलत है। अगर यूएस को या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को इतनी ज़्यादा चिंता है तो वो ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया उसको हटा क्यों नहीं देता। मैं इसके ऊपर और डिटेल में आऊँगा, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी करता है वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता। मतलब कि आप एक चीज भारत से मदद ले लो, फिर उसके बदले भारत आपको मदद करेगा, इस तरह नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके आधार पर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। इसके अलावा उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर आप सोचते हो कि भारत जो ऑयल खरीद रहा है रशिया से, उसके मदद से, उससे जो फायदा हो रहा है रशिया को, उससे जो पैसा मिल रहा है उसकी वजह से फंडिंग है, तो ये बहुत गलत सोच है। यहां पर उनका कहना था कि यूरोप भी तो बड़े पैमाने पर रशिया का ऑयल खरीद रहा है, यूरोप भी तो बड़े पैमाने पर रशिया का गैस खरीद रहा है। और जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था, जो भी कुछ हो रहा है वॉर इस समय चल रहा है, तो उस समय जब यूरोप के द्वारा कुछ पैकेज लाया गया था सैंक्शंस का, तो वो सैंक्शंस लाने के दौरान भी यूरोप ने देखा था कि उनके लोगों के लिए क्या वेलफेयर हो सकता है, उसका ध्यान रखते वो सैंक्शंस बनाया गया था। तो वही चीज, वही ध्यान बाकी लोगों के लिए कंसिडरेट क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा एस जयशंकर साहब ने कल अपने स्पीच के अंदर बोला। इसके अलावा आप देख सकते हो, इज बाइंग रशियन गैस नॉट फंडिंग द वॉर। मतलब कि आप वही कह रहे हो ना कि अगर भारत जो भी ऑयल खरीद रहा है उससे वॉर में फंडिंग हो रही है, तो आप भी तो यहां पर रशियन गैस खरीद रहे हो, तो क्या उससे वॉर की फंडिंग नहीं हो रही है। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे, लेट्स बी प्रैक्टिकल ऑन दिस केस। और यहां पर ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल, आपको पता है कि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगा हुआ है, वेनेजुएला के ऊपर लगा हुआ है, तो भारत उनसे खरीद नहीं सकता। तो बेसिकली उनका सवाल यह था कि देखिए, जब हम भारत की कंपनीज को बोलते हैं कि आप विश्व में जाइए और ऑयल खरीदिए, तो हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि जाकर रशियन ऑयल खरीदो या फिर ईरानियन ऑयल खरीदो। हम जस्ट कहते हैं कि जाओ ऑयल खरीदो, जो बेस्ट डील मिल सके आपको, आप वो ऑयल वहां पर खरीद सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल अटैच अ पॉलिटिकल मैसेज टू दैट। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो भारत के ऊपर ब्लेम किया जाता है कि अचानक से हमारा रशियन ऑयल का परचेस काफी बढ़ गया है, उसका कारण एक ये है कि ऑलरेडी हमारा जो बेस था वो काफी लो था। आपने देखा होगा, अभी तक वॉर के पहले जो भी भारत ऑयल खरीदा था रशिया से, इट वाज नॉट इवन 1% ऑफ टोटल ऑयल परचेस। भारत जितना भी खरीदा था उसका 1% भी नहीं था। अब क्योंकि बेस इतना ज्यादा कम था, तो अचानक से ये जो ऑयल परचेस करना हमने स्टार्ट किया है, उसकी वजह से आपको ज्यादा दिख रहा होगा। अदरवाइज ये उतना ज्यादा नहीं है क्वांटिटी टर्म्स में अगर आप देखोगे तो। और इसके बावजूद भी यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएस को लगता है कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदें, तो इसके लिए उनको बाकी दरवाजे खोलने होंगे। जैसे कि आपने पहले ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया है कि मत खरीदो वहां से, ईरान हमें सस्ते में ऑयल देता था, वेनेजुएला का मार्केट आपने बंद करवा दिया। तो जब हमारे सारे दरवाजे आप बंद करते जा रहे हो, तो इस तरह से चीजें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। हमारा जो सोर्स ऑफ ऑयल है उसको आप स्क्वीज करते जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट डील ना लें, क्योंकि ऑलरेडी रशिया से हमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। $30
पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसा सोच रखना ये फेयर अप्रोच नहीं होगा। आप अपने लोगों के भलाई के लिए काम करते हो यूरोप के अंदर, और वही चीज हम भारत के लोगों के ऊपर करते हैं, तो आपको इससे दिक्कत होने लगती है। तो ये क्लियर कट शब्दों में आप कह सकते हो कल एस जयशंकर जी के द्वारा बोल दिया गया था। और इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि यहां पर यूरोप जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि 90% जो ऑयल और गैस है उसको बैन कर दिया जाएगा, और यहां पर पुतिन जो है हो सकता है कि भारत और चाइना को और ज्यादा ऑयल बेचें, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो कि कल एड्रेस किया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा यहां पर चाइना का भी मुद्दा आया था। देखिए यहां पर क्या हुआ है, एस जयशंकर साहब इशारा कर रहे थे कि देखिए जब चाइना ने भारत के ऊपर जो भी गलवान वैली में हमला किया, जो भी कुछ हुआ था, उस समय यूरोप साइलेंट था, उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। आज के डेट में भारत जो है जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसके ऊपर आवाज रेज करता है। जैसे कि सपोज बुचा किलिंग हो गया, यूक्रेन के अंदर बुचा किलिंग था और रशिया को काफी ज्यादा ब्लेम किया जा रहा था, तो उस समय भारत ने क्लियरली इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था और दोनों को फोन कॉल किया था, पुतिन और जेलेंस्की दोनों को फोन कॉल किया था। हमने इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया। लेकिन एस जयशंकर साहब ये कह रहे थे कि जब चाइना ने हमला किया था एक प्रकार से भारत पर, तब तो पूरा यूरोप साइलेंट था, उस समय तो कोई वॉइस रेज नहीं किया गया। तो इसकी वजह से आप ये सोचते हो कि आप चाइना के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करोगे, तो डोंट वरी, भारत और बीजिंग मतलब भारत और चाइना जो है वो अपने आपसी जो मुद्दे हैं उसको खुद से सुलझा सकते हैं। वी हैव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद चाइना बट वी आर परफेक्टली केपेबल टू मैनेज इट, ऐसा यहां पर एस जयशंकर साहब ने बोला है। हाँ, ये बात सही है कि अगर हमें ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो, जैसे कि मान लो यूरोप आज चाह रहा है कि यूक्रेन के मुद्दे पर पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए, रशिया से ऑयल ना खरीदा जाए, और इसके बदले में आप चाइना वाले मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करोगे, तो भारत इस तरह से काम नहीं करता। ये पूरी दुनिया इस तरह से काम नहीं करती कि एक चीज में आप मुझे मदद करो, दूसरी चीज में हम आपको मदद करेंगे। ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। चाइना हैज नथिंग टू डू विथ यूक्रेन, और इसीलिए यहां पर हम इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। चाइना के साथ जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको हम खुद से सुलझा पाएंगे। और इसीलिए एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि यूरोप के अंदर जो माइंडसेट है ना कि यूरोप का प्रॉब्लम विश्व का प्रॉब्लम है, लेकिन विश्व का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि बहुत ही अच्छे से यहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और यही कहा कि वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो यूरोप अपना प्रॉब्लम नहीं समझता, लेकिन अगर यूरोप में कोई छोटी सी भी दिक्कत आ जाए तो वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह से अब काम नहीं हो सकता। और इसके अलावा उन्होंने यूरोसेंट्रिक चीजों के बारे में बात किया। पहले विश्व में क्या होता था कि हर एक चीज यूरोसेंट्रिक होती थी, अगर यूरोप चाहेगा तो ही पूरे दुनिया में वो चीज हो पाएगी। अब वैसी चीजें नहीं चल सकती। आज के डेट में आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से हम क्वाड को ज्वाइन करना पड़ा? भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये एक साथ आ गए। तो हम हर एक मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसी के हिसाब से हमें यहां पर काम करना चाहिए। जैसे कि अगर भारत और रशिया के थोड़े बहुत रिलेशन अच्छे हैं तो कल के डेट में वो विश्व को ही फायदा देंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन का वॉर तो खत्म होना है, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है खत्म होना है, लोगों को एंगेज होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये एंडलेसली चलता रहेगा। और उस पॉइंट पे आपको हमारी मदद चाहिए होगी ताकि रशिया के साथ अच्छे सी चीजों में बात किया जा सके। तो इसको लेकर भी उन्होंने बोला। और फाइनली यहां पर आई थिंक बहुत से लोग सुनना चाहते होंगे वीट बैन को लेकर, जो गेहूं को बैन किया गया, एक्सपोर्ट बैन किया गया भारत के द्वारा, उसको लेकर देखिए काफी अच्छे से एस जयशंकर साहब ने अपनी बात को रखा और ये कहा कि जो लोग भारत को इस मुद्दे पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली ट्रेड के ऊपर ट्रैक नहीं रख रहे हैं। हर साल मतलब कि यहां पर जो वीट है हम अच्छे पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 2 to 3 मिलियन टन जो है भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर अभी बैन हमने लगाया है वो बेसिकली स्पेकुलेशंस की वजह से लगाया है कि भारत के मार्केट के अंदर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो वीट के ऊपर स्पेकुलेशंस कर रहे थे। देखो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, देखो एक्चुअली बड़े पैमाने पर रशिया और यूक्रेन के द्वारा वीट एक्सपोर्ट किया जाता था, अभी वो चीज हो नहीं पा रहा है वॉर की वजह से। तो यहां पर क्या हुआ है कि ट्रेडर्स यहां पर एक्टिव हो गए हैं। जैसे कि दुबई में कोई बैठा हुआ ट्रेडर है, सिंगापुर में बैठा हुआ ट्रेडर है, वो बड़े पैमाने पर भारत से वीट को मंगाने लग रहा था। अब उसी वीट को फायदे पर मुनाफा कमा के बहुत सारा दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना चाहता था। तो ये क्या है? ये स्पेकुलेशंस है और भारत से बहुत सारा जो वीट है वो अचानक से बाहर जाने लग गया था। तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर कदम रखना था, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था और इसी की वजह से हमें करना पड़ा। हमें वीट एक्सपोर्ट के बैन लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम देशों को सेंड नहीं कर रहे हैं, हम उन देशों को वीट भेज रहे हैं जिनको एक्चुअल में उसकी जरूरत है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे नेपाल हो गया, बाकी बांग्लादेश, बहुत सारे अफ्रीका के देश जिनको एक्चुअल में जरूरत है गेहूं की, उन्हीं को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो स्पेकुलेशन चल रहा था उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि भारत के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे थे और
इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली हमें यहाँ पर वीट के ऊपर बैन लगाना पड़ गया था। तो आई थिंक कि इसको लेकर भी जो एस जयशंकर साहब ने काफी अच्छे से सारे मुद्दों को रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो यूरोप में जाकर ये सारी बात क्लियर तरीके से वहां पर ही वहीं के लोगों को, वहीं के पॉलिटिशियंस को बोल कर आए हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था एक बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा आपको कि उन्होंने दिल्ली मॉस्को ऑयल ट्रेड हो गया या फिर चाइना का मुद्दा हो गया, वीट के ऊपर बैन का मुद्दा हो गया, इन सब के ऊपर बात की थी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो मुंबई हाई ऑयल फील्ड, आई एम श्योर आपने सुना होगा, जो है ये किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हो उसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।